तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। हमारा जो 2026 का पहला आईपीओ था BCCL, उसका भी मैंने रिव्यू वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक हमारा और अपकमिंग आईपीओ आ चुका है जो कि 2026 का सेकंड आईपीओ है, और ये आईपीओ आ चुका है। इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, और मैंने पहले वीडियो में डाला था अपकमिंग आईपीओ में, उसमें इस आईपीओ के बारे में बताया भी था। तो ये भी आईपीओ हमारा आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमागी मीडिया के आईपीओ के बारे में। हाँ, अमागी मीडिया का आईपीओ आ चुका है और इसकी ओपन डेट, क्लोज डेट सब कुछ अनाउंस हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमागी मीडिया के बारे में। आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे और इसके साथ ही इसकी GMB, फाइनेंस, फंडामेंटल सब कुछ जानेंगे, और एंड में जानेंगे हम कि क्या हमें आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी GMB की बात करूं, तो जो इसकी GMP चल रही है वो 32 रुपये पर शेयर 8% जैसी इसकी GMP चल रही है। ये कोई फिक्सुअल डाटा नहीं होता, ये फेक भी हो सकता है, तो हमें बाकी सारे फैक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके साथ ही हम जान लेते हैं अमागी मीडिया कंपनी की डिटेल के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं, अमागी मीडिया लैब एक टेक्नोलॉजी SaaS कंपनी है जो TV एंड OTT प्रोग्राम पर ऐड चलाने का काम करती है और ऐड को मैनेज करती है, जिसके ज़रिए पैसा कमाती है। TV चैनल एंड OTT प्लेटफॉर्म पर ऐड मोनेटाइजेशन करना, इसके साथ ही क्लोज बेस्ड चैनल को ऑपरेट करना, और इसके साथ ही डाटा का एनालिसिस करना कि कौन सा ऐड हमें कहाँ चलाना है और कौन सा ऐड कहाँ पर काम कर रहा है, कौन सा ऐड नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। यही इसका मेन काम है। 40 से भी अधिक कंट्री में इसके क्लाइंट बेस है। काफ़ी अच्छा इसका क्लाइंट बेस है। तो आप समझ गए होंगे कि अमागी मीडिया काम क्या करती है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस और फंडामेंटल की। अगर मैं इसके फाइनेंस और फंडामेंटल की बात करूं तो वो FY23 से FY25 तक के दिए गए हैं। अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूं तो इसके रेवेन्यू में तो हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसके इनकम की बात करूं तो इसके इनकम में भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर अगर मैं इसके प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करूँ तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर FY23 में इसके लॉस की बात करूं तो FY23 में इसका जो लॉस था वो 321 करोड़ था, और FY24 में जो इसका लॉस था वो 245 करोड़ रुपए था, और FY25 में इसके लॉस की बात करूं तो 68 करोड़ रुपए था। पर FY25 के हाफ क्वार्टरली की बात करूं तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखा दी है। इसमें इसका जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो 6 करोड़ रुपये दिखा रहे हैं। पता नहीं कैसे, पर ये अभी तक तो लॉस में चल रही थी पर अब प्रॉफिट में आ गई है। ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है, और ये भी नहीं जान सकते कि क्या कर रहे हैं, क्या हमारे आपको इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए ये एकदम प्रॉफिट दिखा दिया गया है, पता नहीं। पर FY25 के हाफ क्वार्टरली में इसमें प्रॉफिट दिखाया गया है। ये तो हो गया इसके प्रॉफिट की बात। अब अगर मैं इसके EBITDA की बात करूं तो वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और इसकी रिजर्व की बात करूं तो -25 इसके रिजर्व दिखा रहे हैं, वो भी माइनस में। और अगर बोरिंग की बात करूं तो इसके ऊपर अभी कोई भी बोरिंग नहीं है, उधारी 1 पैसे की भी नहीं है। ये तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अब बात करूं इसके कोटा की, किसको कितना रिजर्व रखा गया है, तो QIB के लिए 75% कोटा रिजर्व है, और NII के लिए 15%। अगर मैं रिटेलर की बात करूं तो 10%, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो लॉस मेकिंग कंपनी के लिए 10% रखा जाता है। तो ये तो हो गई इसके रिजर्व कोटा की बात। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल की। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है हमारा 13 जनवरी को, और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 जनवरी, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 21 जनवरी को है। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 343 रुपये से 361 रुपये पर शेयर रखा गया है। और अगर इसके इशू साइज़ की बात करूं तो 1788 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 816 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है, और 972 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से जो पुराने इन्वेस्टर हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं, वो अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, और ये फेस वैल्यू 5 रुपये पर आ रहा है। और आईपीओ से पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो
अभी 15% है और IPO के बाद 14% रह जाएगी। ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी सेल करके प्रॉफिट बनाकर निकलना चाह रहे हैं और अब रिटेलर को दे के जाना चाह रहे हैं। तो आपका इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब बात कर लेते हैं इसके हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में अप्लाई करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अभी IPO हमारा आने वाला है, कल ओपन हो जाएगा BCCL लिमिटेड का। अच्छा खासा IPO, वैल्यूएशन भी अच्छी हैं, पर इसकी वैल्यूएशन भी हमें महंगी लग रही हैं और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। उसमें से इसके जो प्रमोटर हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इससे ज़्यादा मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो GMP है वो भी 8% जैसी चल रही है। हाँ, पर अगर लॉन्ग टर्म में आपका इसे लेने का नज़रिया है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दिखा सकता है। और जो QI भी होते हैं वो भी 6 महीने से पहले अपने शेयर सेल नहीं कर सकते, तो इस पर सेलिंग का भी कम प्रेशर रहेगा। हो सकता है आगे जाके ये कंपनी अच्छी हो जाए। और इसकी एंकर लिस्ट अभी नहीं आई है, एंकर लिस्ट के बाद हमें पता चलेगा एंकर इन्वेस्टर कौन कौन आ रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, और GMB भी चेंज होती रहती है। तो सबकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो इसके आगे सारे अपडेट मैं डाल दूँगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।